92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी बाबा और दीमक की फेवरेट बुक। पूरे 2 घंटे 45 मिनट बाद पुष्पक एक्सप्रेस ने जब हॉर्न दिया तो बेचैन हो रहे लोगों की जान में जान आई। तकनीकी खराबी ने ट्रेन को कानपुर और बरेली स्टेशन के बीच लाके रोक दिया था। चलने वाली है, पता चला क्या गड़बड़ी थी? कमबख्त को आज ही लेट होना था। क्षितिजा ने अपनी सीट के पास से गुजरती भीड़ में किसी को कहते सुना, मॉम, आई एम फीलिंग सिक, आई वांट टू गो आउटसाइड। लोकेश ने ऊपर वाली सीट से बहुत ही परेशान होते हुए आवाज लगाई। सफर की थकान और रेंगती ट्रेन की चाल ने 4 साल के लोकेश और उसकी हमउम्र बहन मगन का धैर्य छीन लिया था। यस मॉम, आई ऑल्सो वांट टू गो विद भैया, मगन ने भी साथ में कहा। बस थोड़ी देर और हम पहुंचने वाले हैं। क्षितिजा ने अपने दोनों बच्चों को कुछ देर और बहलाने की कोशिश की। बट मॉम, आई एम टायर्ड। लोकेश की आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे। उसको देख के मगन भी रोने लगी थी। इस वक्त A1 AC कंपार्टमेंट का हर एक शख्स उमस, घुटन और इंतजार से बुरी तरह लथेड़ा दिख रहा था। देखो देखो नीलकंठ, धीरे धीरे सरकती ट्रेन के बाहर झांक के क्षितिजा ने बच्चों को बहलाने के लिए जो तीर मारा था वो इस बार खाली नहीं गया। दोनों बच्चे नीचे आके उस चिड़िया को खोजने लगे। नीलकंठ, गौरैया, तेंदुआ, ऐसे कई नाम थे जिनको देखने की उत्सुकता इन अमेरिकी बच्चों में खुद क्षितिजा ने कहानियां सुना सुना के दी थी। लो, थोड़ा पानी पी लो, प्लीज हैव इट। बच्चे अभी भी नीलकंठ को तलाश रहे थे और क्षितिजा थर्मस से गर्म पानी उनको दे रही थी। कल से देख रही हूं आप इतनी गर्मी में बच्चों को गर्म पानी पिलाए जा रही हैं, साथ में सफर करती एक बुजुर्ग औरत ने कहा। तो क्षितिजा ने धीरे से जवाब दिया, बॉइल्ड पानी देना जरूरी है, यहाँ का पानी इनको सूट नहीं करेगा। मिशिगन से मुंबई और फिर कानपुर का सफर बच्चों के लिए आसान नहीं था। क्षितिजा हिंदुस्तानी थी, असुविधाओं को झेल गई। बच्चों ने हिंदुस्तान सिर्फ सुना था। वो हिंदुस्तानी थी, ये बात वो अच्छे से जानती थी। जब वो 10 साल पहले पढ़ने अमेरिका गई थी तब भी, और जब उसने 6 साल पहले एक अमेरिकी से शादी की थी तब भी। पर यहाँ के लोगों ने उसको हिंदुस्तानी मानने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि उसके अपने बाबा ने भी। वरना बीते इतने सालों में फोन न सही, एक चिट्ठी लिख के अपनी बेटी का हाल तो जान ही सकते थे। क्षितिजा की लाख कोशिशों के बाद भी उसके बाबा प्रोफेसर सुभाष पांडे ने अपनी खामोशी कभी नहीं तोड़ी थी। आखिरकार क्षितिजा को ही आना पड़ा था। माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता को दिल का दौरा पड़ा था। फोन करने पे पिताजी ने तो कहा था, तुम्हें आना है तो आ सकती हो, लेकिन खासकर मेरे लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम, डज नाना जी लुक दिस ओल्ड? अपनी बेड टाइम स्टोरी बुक में से एक तस्वीर देखते हुए लोकेश ने ऊपर से आवाज लगाई। ये सुन के क्षितिजा मुस्कुरा दी। उसे भी कहाँ पता था कि अब उसके बाबा कैसे दिखते थे। इन 6 सालों में उनको देखना तो दूर, उनकी आवाज तक ढंग से नहीं सुनी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी बाबा और दीमक की फेवरेट बुक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, क्षितिजा अपने बच्चों के साथ अमेरिकी शहर मिशिगन से कानपुर अपने पिता से मिलने आ रही है। किसी तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन काफी देर बाद बरेली स्टेशन से कानपुर की ओर बढ़ती है। ट्रेन की यात्रा से क्षितिजा के बच्चे बेचैन और परेशान हैं। क्षितिजा उनको बहलाते हुए जल्द से जल्द कानपुर पहुंचने का इंतजार कर रही है। अब आगे।
ट्रेन कानपुर स्टेशन पे ठहर चुकी थी। पूरे 6 साल बाद क्षितिजा को भोर की हल्की रोशनी में कानपुर वैसा ही दिख रहा था जैसा सालों पहले कभी दिखा करता था। चाय के धुएं में हल्की नींद में खुल रही आंखें, अपने अपने काम की तरफ सरकती परछाइयां, सब क्षितिजा को अपने लग रहे थे। प्लेटफॉर्म पे धूल मिट्टी उड़ाते, सफाई करते हुए लोग, आज इनके बीच से क्षितिजा यूं गुजर रही थी मानो घर वापस लौट आई हो। भैया, माल रोड जाने के लिए ऑटो रिक्शा कहाँ मिलेगा? क्षितिजा ने जैसे ही कुली से पूछा तो लोकेश सोई हुई आवाज में वेज नाना जी मॉम कहते हुए स्टेशन पे इधर उधर देखने लगा, जैसे उसको यकीन था कि उसके नाना जी ट्रेन से उतरते ही कहीं दिख जाएंगे। लोकेश, नाना जी यहाँ नहीं आ सकते, वो बीमार है ना? क्षितिजा ने फिर से ऑटो वाले से पूछा। हर किसी ने एक ही जवाब दिया, नहीं मैडम जी, इस वक्त वहां से वापसी की कोई सवारी नहीं मिलेगी, आप बस ले लीजिए। ये सुन के क्षितिजा ने लोकेश और मगन की ओर देखा। रोडवेज बस? दोनों की तबीयत खराब हो गई तो? क्षितिजा शायद अब वो हक खो चुकी थी, मगर फिर भी इस वक्त उसको अपने बाबा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। पहली बार दोनों बच्चों के साथ अकेले आ रही हूं, 3 दिन हो गए चलते चलते, और मेरे लिए नहीं, कम से कम इन बच्चों के लिए तो स्टेशन पे आ जाते। सोचते हुए क्षितिजा लोकेश और मगन को लेके स्टेशन के गेट की ओर चलने लगी कि तभी पीछे से किसी को अन्ना बुलाते हुए सुना। आवाज जानी पहचानी थी, फिर भी यकीन नहीं हुआ। पीछे मुड़ के देखा तो बाईं तरफ पार्किंग एरिया में उसके बाबा अपनी पुरानी काली एम्बेसडर के पास छड़ी के सहारे खड़े थे। अन्ना। क्षितिजा ने न जाने कितने सालों के बाद अपना ये घर का नाम सुना था। अभी अभी उठा गुस्सा एकदम शांत हो गया। सालों बाद पिताजी को देखने की खुशी क्षितिजा के चेहरे पे आंसू बन के उभर आई। मन किया कि जाके उनके गले से लग जाए, पर बीते 6 सालों की दीवार एक झटके में थोड़े टूटती है। क्षितिजा ने सोती हुई मगन को जगा के नीचे उतारा और बोली, मगन और लोकेश, देखो हमको लेने नाना जी आए हैं, राने नागिम। बच्चों को अपनी ओर आते देख सुभाष पांडे थोड़ा असहज दिखे, जैसे समझ ही न पा रहे हो कि इनसे किस तरह मिले। आ जाओ आ जाओ कहते हुए उनको धीरे से गले से लगाया, पर नजरें बार बार भीड़ में से आती अपनी बेटी की ओर जा रही थी। 6 साल बाद किस बारे में सबसे पहले बात करूं, क्या पूछूं, पता नहीं मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं। इन सवालों के साथ क्षितिजा अपने बाबा के पांव छू के उठी तो उन्हें कुछ वैसा ही पाया जैसा उसने उम्मीद की थी। छड़ी पकड़े हुए हाथ कस गए थे, भवें तनी हुई थीं, झुके मगर थोड़ा ऐंठे हुए कंधे, उनकी आंखें क्षितिजा से हटके सामने कुली की ओर देख रही थीं। सामान इधर ले आओ कहते हुए क्षितिजा के बाबा गाड़ी की डिक्की की ओर चले गए और क्षितिजा बस उनको देखती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी बाबा और दीमक की फेवरेट बुक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, क्षितिजा पूरे 6 साल बाद अपने पिता को कानपुर स्टेशन पे देखती है। सुभाष पांडे अब भी अपनी बेटी से नाराज दिखाई पड़ते हैं। इसकी वजह से वो क्षितिजा से तो ढंग से नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बच्चों को जरूर गले से लगा लेते हैं। क्षितिजा भी अपनी झिझक लिए हुए उनसे कुछ नहीं कह पाती। अब आगे। दोनों बच्चे पीछे वाली सीट पे सो रहे थे। क्षितिजा कार में अपने पिता के बगल में बैठे काफी देर से कुछ बोले जाने का इंतजार कर रही थी और साथ ही अपनी मां से जुड़ी आखिरी निशानी इस विंटेज कार को अंदर से गौर से देख रही थी। कार पे पड़ी हुई खरोंचे देख के क्षितिजा को लगा था कि शायद बाबा के मन पे भी अब तक कुछ इतनी ही खरोंचे लग गई होंगी। टूटी हुई सीटें जिस पे चढ़े रेक्सीन को बार बार सिलवाया गया था, पर फिर भी उनमें से निकली हुई पीली फोम छोटे छोटे छेदों से झांक रही थी। मां ने कितनी जिद करके खरीदवाई थी ना आपसे ये कार। क्षितिजा की इस पहल पे उसके बाबा ने जवाब में खामोशी ही दी। डॉक्टर ने आपको गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी? कुछ मिनट बाद क्षितिजा के इस दूसरे सवाल पे, क्यों, मुझे क्या हुआ है?
पांडे जी ने रूखी आवाज में अपनी चुप्पी तोड़ी और हमेशा की तरह गाड़ी का गियर जोर से लगाया तो शरीर में छुपा कोई दर्द चेहरे पे आ गया। बाबा ध्यान से, आप रोकी, मैं चलाती हूँ, क्षितिजा ने थोड़ा दबाव बनाते हुए कहा। तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आदत पड़ चुकी है, कह के बाबा ने उसको चुप करा दिया। विलियम तुम लोगों को लेने आएगा या अकेले वापस जाओगी? इस सवाल पे क्षितिजा ने अपने पिता की शक्ल को गौर से देखा। शायद उनके मुंह से यह नाम पहली या दूसरी बार सुना होगा। बाबा, आप अच्छे से जानते हैं मैं यहां क्यों आई हूं। आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और अब आपका इस तरह से अकेला रहना ठीक नहीं है। विलियम ने मिशिगन के बेस्ट हार्ट सर्जन से कंसल्ट किया है, वहां के अस्पताल से अप्रूवल लेटर भी मिल जाएगा। अब बस वीजा फॉर्म पे आपके दस्तखत होने बाकी हैं। क्षितिजा की इस बात पे, अन्ना मेरी फिक्र छोड़ दो, पहले भी अकेला ही था, आज भी अकेले अपनी देखभाल कर सकता हूं, कहते हुए बाबा ने पुरानी गाड़ी का रियर व्यू वाला शीशा थोड़ा टेढ़ा किया और पीछे सोए मगन और लोकेश के मासूम चेहरों को देखना चाहा, पर एक नजर डाल के सामने ही देखते रहे। क्यों जिद कर रहे हैं बाबा, वहां आपका बेहतर इलाज हो पाएगा, फिर ठीक हो के आप। क्षितिजा, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा बस, और इस बात को यहीं खत्म करो। क्षितिजा, बाबा के मुंह से ये नाम उसको थोड़ा सा चुभ गया था। बाबा तो उसको प्यार से हमेशा अन्ना कह के ही बुलाते थे। गाड़ी घर के कोर्टयार्ड में पहुंच चुकी थी। क्षितिजा कुछ देर गाड़ी में बैठ के घर की ओर देखती रही। घर बहुत पुराना दिख रहा था। चटकी हुई खिड़कियों और घिस चुके दरवाजे घर के खालीपन और भीतर फैली उदासी को बताने के लिए काफी थे। क्षितिजा को लगने लगा कि जैसे ऐसा करके उसके पिता ने अपनी नाराजगी इस घर पे निकाली थी, जिसे पहले उनकी पत्नी और बाद में उनकी बेटी ने संभाला था। घर की क्या हालत कर दी है, हर वक्त अपनी लाइब्रेरी में बैठे रहते होंगे, कभी अपनी किताबों से फुर्सत तो मिलती नहीं होगी। मगन और लोकेश को गोदी में लिए लाइब्रेरी वाले कमरे के सामने से गुजरते क्षितिजा ने खुद को याद दिलाया, पर वो भूल गई थी कि वक्त 6 साल आगे निकल आया था और बाबा वो बाबा नहीं रह गए थे। क्षितिजा ने उस कमरे के दरवाजे पे मकड़ी के गोल जाले के पीछे बड़ा सा पीतल का ताला देखा, जो कभी बाबा की लाइब्रेरी हुआ करता था। उसे लगा जैसे महीनों से इस लाइब्रेरी में कोई गया ही नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी बाबा और दीमक की फेवरेट बुक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, क्षितिजा अपने पिता को विदेश उनका इलाज करवाने ले जाना चाहती है, मगर उसके पिताजी जो उससे बेहद नाराज हैं, जाने के लिए तैयार नहीं होते और क्षितिजा की जिद करने पे उसको बुरी तरह झाड़ देते हैं। क्षितिजा सालों बाद अपने घर को देखती है और उसकी दुर्दशा देख के याद करती है कि क्यों उसके बाबा ने घर की देखभाल ठीक से नहीं की होगी। अब आगे। एक हफ्ता बीत गया। बच्चे पहली बार अपनी मॉम को अपने से कटा कटा महसूस कर रहे थे। क्षितिजा घर की साफ सफाई में लगी इस कदर हर कोने को साफ करते नजर आ रही थी, मानो वहां बीते वक्त की यादें और खुशबू फिर से जिंदा कर रही हो। पर असल वजह कुछ और ही थी। घर को पुरानी सी शक्ल देने के बहाने क्षितिजा घर के उस कमरे तक पहुंचना चाहती थी जिसमें उसके बाबा की जान बसती थी और जिसमें बिना पूछे घुसने की इजाजत न उसको पहले थी और न अब। लेकिन यह क्षितिजा की जिद थी या कई दिनों से जुटाई गई हिम्मत जिसने उसको लाइब्रेरी रूम के पास लाके खड़ा कर दिया था। बाबा अपनी आराम कुर्सी पे झपकी ले रहे थे कि तभी घर में लाइब्रेरी रूम की सिटकिनी खुलने की आवाज गूंज गई। क्षितिजा के साथ सूरज की थोड़ी रोशनी भी कई दिनों के बाद भीतर घुसी तो जैसे वहां महीनों से कैद मिट्टी के तेल की गंध भी आजाद होने के लिए हवाओं में तैर गई। हजारों किताबें मिट्टी के तेल से सनी जमीन पे बिखरी हुई मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। महीनों से किताबों को अपने बाजुओं पे उठाए लकड़ी की अलमारियां दीमक की वजह से कतरा कतरा चू रही थीं। ये सब देख के
क्षितिजा की आंखों में बीता वक्त उतर आया। 13 साल पहले वो एक इतवार का दिन। क्यों बाबा, पिछले संडे ही तो लाइब्रेरी की सफाई की थी और आज तो मुझे जाना है, क्षितिजा ने समझाते हुए कहा था। आज रहने दीजिए ना, सहेलियों के साथ पिक्चर जाना चाहती है, कहते हुए अम्मा भी बीच में कूद पड़ी थी। हाँ, सब कर लो अपने मन की, मेरी किताबें हैं ना, किसी को क्यों मोह होगा उनसे। बाबा ने गुस्सा किया कम, दिखाया ज्यादा था। उस इतवार को तो क्षितिजा लाइब्रेरी की सफाई करने से बच गई थी, मगर अगले इतवार जब वो बाबा के संग लाइब्रेरी रूम में घुसी तो दीमकों का वहां हमला हो चुका था। बाबा बहुत नाराज हुए थे। बाद में क्षितिजा ने गुस्से में उन 5 किताबों को ही छुपा दिया, ये सोच के कि न बाबा उनको देखेंगे न नाराज होंगे। उनमें से उनकी एक फेवरेट किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिस पे दीमक ऐसे लगी हुई थी मानो उस किताब को लाइन दर लाइन पढ़ डाला था। बहुत वक्त तक बाबा उन किताबों को खोजते रहे, मगर क्षितिजा ने कभी नहीं बताया था। क्षितिजा की नज़र एक कोने में पड़ी टैगोर की गोरा पे जा टिकी। मिट्टी के तेल से भीगा उसका पहला पन्ना और उस पे लिखी हुई 2 तारीखें, 6 अप्रैल 1973 और ठीक नीचे 16 अगस्त 1997। पहली तारीख उसके बाबा की हैंडराइटिंग में लिखी थी और दूसरी क्षितिजा की। ये शायद पहली किताब थी जो बाबा के बार बार टोकने पे क्षितिजा ने इस तारीख को लिखते हुए पढ़नी शुरू की थी। लेकिन उसका पहला प्रयास विफल गया था। उसने शुरू और अंत के कुछ पन्नों को पढ़ के जब बाबा को ऊट पटांग कहानी सुनाई थी तो अच्छी खासी डांट पड़ी थी। सोचते हुए क्षितिजा मुस्कुरा पड़ी। पर ये किताबें बाबा की जान थीं, जिन पे पढ़ने से पहले और ख़त्म करने के बाद वो तारीखें जड़ दिया करते थे और संग ही किताब के बारे में चंद लाइनों में अपने विचार भी। क्षितिजा फीकी पड़ चुकी स्याही से लिखी उन लाइनों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि उसने बाबा की आवाज़ सुनी। क्यों खोल दिया इस कमरे को? बाबा, मैं यहाँ सफाई करने आई थी, देखिए ना इन किताबों का हश्र। कोई ज़रूरत नहीं है, इनको इनकी हालत पे छोड़ दो। तुम वापस चली जाओगी तो फिर से इनका यही हाल हो जाना है। अब आदत पड़ चुकी है इस कमरे को ऐसे देखने की। कमरे से फौरन बाहर आओ क्षितिजा। बाबा गुस्से में कह के चले गए और क्षितिजा किताबों को देखती रह गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी बाबा और दीमक की फेवरेट बुक। इस कहानी में अब तक आपने सुना क्षितिजा अपने बच्चों के साथ कानपुर अपने बाबा के घर 6 साल बाद अमेरिका से लौटी है। उसके बाबा अब तक उससे नाराज हैं। क्षितिजा अपने घर की लाइब्रेरी, जो उसके बाबा की जान है, वहां घुसती है और वहां से जुड़ी यादें उसको घेर लेती हैं। उसको याद आता है कि किस तरह वो बाबा के साथ हर इतवार इस लाइब्रेरी को साफ किया करती थी। लेकिन थोड़ी देर में उसके बाबा वहां आ जाते हैं और लाइब्रेरी को खुला देख के बहुत नाराज होते हैं। अब आगे। बाबा क्षितिजा से नाराज थे, लेकिन बच्चों से नहीं नाराज रह पा रहे थे। नाना जी, सी दैट्स माय फेवरेट स्कूबी डू, लिटिल आइंस्टाइन्स। मगन कार्टून चैनल देखते हुए उत्सुकता में चिल्लाई। एंड दैट्स माइन, डैफी डक, क्यूरियस जॉर्ज एंड बग्स बनी। नाना जी, सी ना। लोकेश भी चहक पड़ा। बाबा का पुराना टीवी, जिस पे हमेशा न्यूज चैनल ही सेट रहता था, उससे आज कार्टून्स की पतली मोटी आवाजें आ रही थीं। बाबा बच्चों के सामने अपनी आराम कुर्सी पे बैठे काफी देर से अखबार में मुंह दिए हुए थे, पर ध्यान रह रह के मगन और लोकेश के खिलखिलाते चेहरों और चहकती आवाजों की ओर जा रहा था। मगन और लोकेश, चलो ब्रेकफास्ट टाइम, कहते हुए जैसे ही क्षितिजा कमरे में घुसी तो बाबा ने चेहरे पे आई मुस्कुराहट को एकदम से छुपा लिया और चेहरे पे फिर से वही तनाव वाली रेखाएं खींच ली। वो रेखाएं जो अब तक शायद प्रैक्टिस कर चुकी थीं कि कब खींचना है और कब नहीं। तुमने इनको हिंदी बोलना नहीं सिखाया? अचानक से बाबा की ओर से आए इस सवाल ने क्षितिजा को चौंका दिया। वो बाबा, ये लोग हाँ टूटी फूटी हिंदी बोलना सीख रहे हैं, मगर समझ अच्छे से लेते हैं, क्षितिजा ने कहा। तो क्या सीखेंगे? दिन रात ही अंग्रेजी में कार्टून देखते रहते हैं, अंग्रेजी की किताबें और कहानियां पढ़ते रहते हैं। अरे यहाँ की परवरिश और संस्कार अब क्या समझेंगे? ये कहते हुए बाबा ने नजरें अखबार की ओर ही रखी हुई थी।
आखिरकार मन की भड़ास निकल के आ ही गई थी। इसको सुन के क्षितिजा तो आंखों में आंसू लिए धीरे से चली गई, लेकिन मगन और लोकेश नाना जी को देखते रहे। उस रात क्षितिजा और बच्चों के कमरे की जलती हुई रोशनी को देख के बाबा उनके कमरे की ओर गए। इतनी देर रात तक सोए नहीं दोनों? क्षितिजा भी जगी अब तक, सोचते हुए बाबा ने कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला तो देखा कि मगन और लोकेश पंचतंत्र की किताब आधी आधी पकड़े हुए टूटी फूटी हिंदी में कहानियां पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्षितिजा करवट लिए कोने में सो रही थी और कमरे में एक बड़ा सा लगेज बैग खुला पड़ा था। उसमें चंदा मामा, चंपक और बच्चों की कहानियां और कविताओं की तमाम किताबें भरी पड़ी थीं। बाकी रात बाबा की आंखों में नींद नहीं थी। होती भी कैसे? इस रात ने कहीं न कहीं उनकी बेटी को सही और उनको गलत साबित किया था। क्षितिजा अपने बच्चों की नन्ही कलाइयों में संस्कारों का कलावा बांधना भूली नहीं थी। अगले दिन लोकेश के हाथ में एक छोटा वीडियो कैमरा था। नाना जी, I'll shoot you now in your favorite room, हाँ? लोकेश की बात सुन के बाबा ने थोड़ा संकोच किया, फिर देखने लगे। बात न समझाने पे लोकेश ने कैमरे में एक रिकॉर्डिंग ऑन की। See, for example, this is my house. बाबा की आंखों के सामने क्षितिजा का विदेश वाला घर था, जिसके किसी भी हिस्से को देख के ये नहीं लग रहा था कि वो घर किसी विदेशी का था। And now, लोकेश रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बताता जा रहा था, See, this is my favorite room. लोकेश ने अपना पसंदीदा कमरा दिखाया तो बाबा एक पल के लिए देखते रह गए। एक कमरा जहां दीवार से चिपके हुए लकड़ी के रैक्स पे रखी किताबें थीं, बीच में पड़ी शीशम की मेज और कुर्सी, और मेज पे रखा एक बड़ा सा टेबल लैंप। बाबा को लगा जैसे उनके घर की लाइब्रेरी उठ के हूबहू वहां चली गई हो। Now come, let me take you to your favorite room. I want to shoot you there. बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे लोकेश को अपना कमरा दिखाएं। वहां देखने और शूट करने लायक अब कुछ बचा ही कहां था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी बाबा और दीमक की फेवरेट बुक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुभाष पांडे पुरानी बातों के कारण अब तक अपनी बेटी से नाराज हैं, मगर वो नाराजगी पांडे जी अपनी बेटी के 2 बच्चों लोकेश और मगन से कायम नहीं रख पाते। लोकेश अपने नाना जी को उनके फेवरेट रूम में शूट करने की जिद करता है और हार के क्षितिजा के बाबा को अपने लाइब्रेरी रूम का रुख करना पड़ता है। अब आगे। लोकेश की जिद पे आखिरकार बाबा को अपने फेवरेट रूम यानी लाइब्रेरी रूम का दरवाजा खोलना पड़ा। कमरे के भीतर जाते ही लोकेश ने "Oh, it's really dirty. Where should I shoot you?" कहा तो बाबा भी चारों ओर देखते हुए ऐसा कोना तलाशने लगे जहां कुछ पल खड़े होके लोकेश की इच्छा पूरी की जा सके। लेकिन बिखरी किताबों और हर तरफ जालों के घोंसलों को देखते ये मुमकिन नहीं लगा। नाना जी की मुरझाई शक्ल को देख के लोकेश ने कहा, "No worries नाना जी, we'll ask mom to clean this room." हड़बड़ी में कहते हुए उसने जोर से क्षितिजा को आवाज लगाई, "मॉम!" और बाबा उसको असहज ढंग से देखते रहे। इतने दिनों लाइब्रेरी की सफाई करते क्षितिजा बीते कितने इतवारों की यादों को हर कोने में देख रही थी। बस एक कमी थी, बाबा साथ नहीं खड़े थे। वो थोड़ी दूर जमीन पे बैठे किताबों को उनकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लगाते लोकेश को पकड़ाते जा रहे थे और लोकेश उनको गर्दन तक लिए लाइब्रेरी रूम के बाहर धूप में रखता जा रहा था। न जाने कितने दिनों बाद क्षितिजा अपने भीतर सुकून महसूस कर रही थी। सफाई के बीच क्षितिजा को बाबा की पर्सनल दराज से चिट्ठियों का एक छोटा सा बक्सा मिला। बाबा ने क्षितिजा को चिट्ठियां पढ़ते हुए देखा तो पीछे से आके उसके हाथ से छीन लिया और चिट्ठियों से भरा बक्सा लेके चुपचाप अपने कमरे की ओर चले गए। कुछ देर तक बाबा का कमरा बंद रहा। बिस्तर पे फैली पुरानी चिट्ठियों को बाबा बारी बारी से पढ़ रहे थे। मिशिगन से कानपुर भेजे गए वो बड़े लिफाफे जिनमें चिट्ठियों के साथ कुछ तस्वीरें थीं।
लोकेश एंड मगन सेकंड बर्थडे, लोकेश एंड मगन्स मुंडन, लोकेश एंड मगन्स फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। हर तस्वीर के पीछे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था और कुछ 3-4 लाइनों की चिट्ठियां। काफी दिनों से घर का फोन ट्राई कर रही हूं, आप ठीक है ना बाबा? लव, अन्ना। किसी भी चिट्ठी का कोई भी जवाब क्षितिजा को कभी नहीं मिला, लेकिन बाबा ने हर एक चिट्ठी का जवाब लिखा था, बस उनको अपनी ही दराज में पोस्ट करते गए थे। आज पर्सनल दराज में सहेज के रखे हुए बाबा के खतों ने क्षितिजा को सारे जवाब दे दिए थे। बाबा चिट्ठियों का बक्सा थामे बीते वक्त की परछाई देख रहे थे कि तभी लोकेश और मगन की आवाज सुनी। नाना जी, do you know you've got a total of 3,869 books? मगन और लोकेश ने उनको दोनों ओर से पकड़ते हुए कहा। किसने बताया तुमको? बाबा ने हंसते हुए पूछा। दोनों ने साथ में कहा, मॉम। अपनी मॉम से कहना कि मेरे पास 3,874 किताबें थीं और उनमें से 5 किताबें सालों पहले कहीं गायब हो गई थीं। कमरे के दरवाजे पे खड़ी क्षितिजा ये बात चुपचाप सुन रही थी। शाम की चाय की तलब लिए बाबा डाइनिंग टेबल पे आए तो देखा कि चाय की प्याली के साथ सालों पहले गुम हुई वो 5 किताबें भी रखी हुई थीं। बाबा किताबों को हैरानी से देख रहे ही थे कि कंधे पर क्षितिजा का हाथ महसूस किया। पलट के देखा तो पीछे खड़े क्षितिजा मुस्कुरा रही थी। कुछ देर तक उन 5 किताबों को बारी बारी से खोलते हुए बाबा ने आखिर में अपनी पसंदीदा किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया खोली। उसमें वीजा का फॉर्म दबा हुआ था। फॉर्म देखने के बाद बाबा ने उसको वापस उसी किताब में रख दिया। ये देख के क्षितिजा ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। रात भर क्षितिजा सो नहीं पाई थी। बाबा को अपने संग वापस अमेरिका अपने घर ले जाने की उम्मीद जैसे बिल्कुल टूट गई थी। अगली सुबह वो किताब लाइब्रेरी की उसी पर्सनल दराज पे मिली। उसमें दबे वीजा के फॉर्म पे बाबा के दस्तखत मौजूद थे। आखिरकार क्षितिजा ने बाबा और दीमक की सालों पुरानी इस फेवरेट बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को बाबा को लौटा दिया था और इसी किताब ने क्षितिजा को उसके बाबा लौटा दिए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।